बच्चों, अब हम संयोजकता के बारे में जानेंगे। बच्चों, परमाणु की संरचना को और अधिक समझने के लिए आओ पहले दो सरल परमाणुओं हाइड्रोजन और हीलियम के बारे में बात करें। हाइड्रोजन और हीलियम में इलेक्ट्रॉन संख्या और आकार में अंतर होने के साथ साथ एक और महत्वपूर्ण अंतर है। क्या आप बता सकते हैं कि वह अंतर क्या है? वह अंतर यह है कि हाइड्रोजन बहुत से तत्वों के साथ आसानी से क्रियाएं करता है, लेकिन इसके विपरीत हीलियम पूर्ण रूप से अक्रियाशील है। लेकिन बच्चों, इस तरह क्यों है? हीलियम की तरह आर्गन, नियॉन भी रासायनिक क्रियाओं में हिस्सा क्यों नहीं ले सकते? इसके साथ ही यह प्रश्न भी उठता है कि अगर दो तत्व आपस में क्रिया करते हैं तो वह क्या चीज है जो इस क्रिया को संभव बनाती है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर है संयोजकता यानी वैलेंसी। संयोजकता को समझने के लिए सबसे पहले आओ इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था के बारे में बात करें। इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था का अर्थ इलेक्ट्रॉन्स की परमाणु के कक्षाओं के अंदर व्यवस्था है। बच्चों, आपने बोरबरी नियम पढ़ा ही है। उसमें था कि सबसे पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और सबसे बाहरी कक्ष में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन वाले सबसे बाहरी कक्ष को अष्टक भी कहा जाता है। यहाँ पर यह याद रखने योग्य है कि अष्टक स्तर स्थिर स्तर माना जाता है। आओ इसके एक उदाहरण को समझें। सभी बच्चों को टॉफियाँ बहुत पसंद है। मान लीजिए आपके पास टॉफियों का एक बैग पड़ा है और आपको कहा जाता है कि आप जितनी चाहें उतनी टॉफियां ले सकते हैं। आप एक बार में एक हाथ से कितनी टॉफियां उठा सकते हो? जितनी आपकी मुट्ठी में आ सकती हैं। इसी प्रकार बच्चों, इलेक्ट्रॉन कक्ष या स्तर भी उतने ही इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं जितनी की उनकी क्षमता है। इसलिए हाइड्रोजन और हीलियम की बात करें तो उनमें केवल एक ही कक्ष है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता है। अर्थात 2 इलेक्ट्रॉन लेके हाइड्रोजन और हीलियम स्थिर हो जाते हैं। इसी प्रकार और तत्व भी अपने बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन लेकर स्थिर या अष्टक स्तर प्राप्त कर सकते हैं। जिन तत्वों में बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन की पूर्ति नहीं होती, वह अस्थिर होते हैं। आओ ऑक्सीजन का उदाहरण लेते हैं। ऑक्सीजन के पास कुल 8 इलेक्ट्रॉन हैं। इसकी रचना कुछ इस प्रकार होगी। हम देख सकते हैं कि ऑक्सीजन के बाहरी कक्ष में सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन हैं और वह स्थिर नहीं है। इसलिए ऑक्सीजन 2 काम कर सकता है। या तो वह 6 इलेक्ट्रॉन बाहर देकर 2 इलेक्ट्रॉन रख ले और स्थिर हो जाए, या फिर बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन ले ले और बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करके अष्टक बना ले। इसके लिए 2 इलेक्ट्रॉन लेना ही सरल होगा। बच्चों, रासायनिक क्रियाएं भी इसी तरह इलेक्ट्रॉनों को साझा करने व स्थानांतरण करने के साथ होती हैं। परमाणु के सबसे बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन के अष्टक बनाने के लिए जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी या स्थानांतरण होता है, वही उस तत्व की संयोजकता शक्ति अर्थात संयोजकता कहलाती है। जैसे कि हाइड्रोजन को स्थिर होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए और ऑक्सीजन को अष्टक बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसलिए हाइड्रोजन की संयोजकता 1 है और ऑक्सीजन की संयोजकता 2 है। क्या आप बता सकते हैं कि मैग्नीशियम की संयोजकता कितनी है? मैग्नीशियम में 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन व्यवस्था कुछ इस प्रकार है। तो 8, 2। इसका अर्थ हुआ कि मैग्नीशियम को अष्टक बनाने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कोई भी तत्व इतने इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। इसलिए मैग्नीशियम 6 इलेक्ट्रॉन लेने की जगह पर 2 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्ष से दे देता है, जिसके साथ उसकी नई इलेक्ट्रॉन व्यवस्था 2, 8 रह जाती है, जो कि स्थिर है। तो इस तरह बच्चों, प्रत्येक तत्व के परमाणु की एक निश्चित संयोजन शक्ति होती है, जिसे संयोजकता कहते हैं। आइए अब पढ़ते हैं परमाणु संख्या तथा द्रव्यमान संख्या के बारे में। परमाणु संख्या किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या परमाणु संख्या कहलाती है। इसे
Z संकेत द्वारा दर्शाया जाता है। उदाहरण के लिए कार्बन में 6 न्यूट्रॉन और 6 प्रोटॉन नाभिक में स्थित होते हैं। इसलिए कार्बन की परमाणु संख्या 6 है क्योंकि उसमें 6 प्रोटॉन हैं। द्रव्यमान संख्या। प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग द्रव्यमान संख्या कहलाती है। इसे A के द्वारा दर्शाया जाता है। उदाहरण के लिए एल्युमिनियम के नाभिक में 13 प्रोटॉन और 14 न्यूट्रॉन हैं। इसलिए एल्युमिनियम का द्रव्यमान 13 × 14 27 है। परमाणु का विस्तारित संकेत। परमाणु को दर्शाने के लिए परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या और तत्व का इस प्रकार से प्रयोग किया जाता है। लिखने के लिए हम बीच में लिखते हैं तत्व का प्रतीक और दाहिनी ओर ऊपर लिखते हैं द्रव्यमान संख्या और नीचे लिखते हैं परमाणु संख्या, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर X लिखा गया है जो तत्व का प्रतीक है, A द्रव्यमान संख्या को दर्शाता है और Z परमाणु संख्या को दर्शाता है। या इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, X के ऊपर लिखा है प्रोटॉन जमा न्यूट्रॉन और X के नीचे लिखा है प्रोटॉन। उदाहरण, नाइट्रोजन परमाणु की परमाणु संख्या 7 है और द्रव्यमान संख्या 14 है, इसलिए इसे N के ऊपर 14 दाहिनी तरफ और नीचे 7 लिखा जाता है। इसके पश्चात आइए समझते हैं समस्थानिक और समभारिकों के बारे में। समस्थानिक ऐसे दो तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, समस्थानिक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के 3 परमाणविक स्पीशीज होते हैं। सबसे पहला प्रोटियम, दूसरा ड्यूट्रियम, तीसरा टाइट्रियम। इनमें परमाणु संख्या सभी की समान है जो कि 1 है, परंतु द्रव्यमान संख्या 1, 2 और 3 है। इसी तरह से इसका अन्य उदाहरण है क्लोरीन। क्लोरीन के 2 समस्थानिक होते हैं जिनमें एक समस्थानिक का परमाणु हाइड्रोजन के समस्थानिकों को इस प्रकार से दर्शाया जाता है, 1H1, 2H1 और 3H1। इसी प्रकार समस्थानिकों का एक और उदाहरण है क्लोरीन। क्लोरीन के 2 समस्थानिक होते हैं जिनमें द्रव्यमान संख्या 35 और 37 होती है। इन्हें दर्शाने के लिए क्लोरीन 3517 और क्लोरीन 3717 के रूप में लिखा जाता है। अब हम जानेंगे समस्थानिकों के अनुप्रयोग। समस्थानिकों को अनेक जगह पर उपयोग किया जाता है। परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में यूरेनियम के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है और इसके द्वारा विद्युत का उत्पादन किया जाता है। कैंसर के उपचार में भी समस्थानिकों का प्रयोग होता है, जैसे कि कोबाल्ट जैसे समस्थानिक को कैंसर के उपचार के लिए कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। घेंगा नामक रोग के इलाज के लिए आयोडीन के समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे समभारिकों के बारे में। ऐसे दो तत्व जिनमें परमाणु संख्या अलग अलग हो लेकिन द्रव्यमान संख्या समान होती है, समभारिक कहलाते हैं। इसका उदाहरण इस प्रकार है, कैल्शियम और आर्गन दोनों की परमाणु संख्या भिन्न भिन्न है। कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 और आर्गन की परमाणु संख्या 18 है, परंतु इन दोनों की द्रव्यमान संख्या 40 है, इसलिए ये दोनों समभारिक का उदाहरण हैं।